बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। HTML के फॉर्म्स का पार्ट 2 है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं अगली स्लाइड में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल, इनपुट का ये टाइप है, टाइम ये इनपुट का टाइप है, डेट ये भी इनपुट का टाइप है, डेट टाइम लोकल ये भी इनपुट का टाइप है, रेंज ये भी इनपुट का टाइप है, कलर नंबर ये सब इनपुट के टाइप है, लेबल ये भी फॉर्म का टैग है, आईडी ये इनपुट का टाइप है और प्लेस होल्डर भी इनपुट का टाइप है, साइज इनपुट का टाइप है, फील्ड सेट लेजेंड ये दोनों डिफरेंट टैग है। उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं बाद में। जैसे हम लोग ये टैग पे पहुंचेंगे आपको पता चल जाएगा ये दोनों क्या चीज़ है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं VS कोड से। VS कोड ओपन कर लेते हैं पहले। तो जी हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। हमने अपना HTML का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग सीधा अभी वो हमारी जो मैंने फाइल का टाइप है, पहले सबसे पहले हम लोग फॉर्म का टैग ओपन करते हैं। फॉर्म के अंदर मैं एक P का टैग ले लेता हूं चीजों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं इनपुट का टैग लिखता हूं। इनपुट के टाइप में मैं अभी लिखूंगा फाइल लिख के मैं इसको सेव करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये फाइल का ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। तो जी ये फाइल का ऑप्शन हमारे पास इसलिए है कि हम लोग सम टाइम फॉर्म में देखते हैं कि हम लोगों को कोई फाइल अपलोड करनी होती है। ठीक है, जैसे सम साइट्स हैं वहाँ पे हम लोग अपनी पिक्चर अपलोड करनी पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए HTML हम लोगों को ऑप्शन देता है कि हम लोग अपनी फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सके। तो उस फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास जो टाइप यूज होता है इसका वो फाइल है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी डेट की। ठीक है, हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी टाइम की। ठीक है, टाइम के ऊपर चलते हैं। टाइम ये देखते हैं। टाइम ये देखें, यहाँ पे टाइम की ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे हम टाइम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो हमारी तीसरी ऑप्शन पे चलते हैं। हमारी तीसरी ऑप्शन थी डेट की। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे हमारी देखें तीसरी ऑप्शन भी आ चुकी है डेट के लिए। समटाइम यूजर से हम लोग डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये डेट का ऑप्शन दे सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये एक फॉर्मेट में आ जाती है। अगर यूजर को हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स दे दें डेट लिखने के लिए तो यूजर वो डेट लिखने में गलती कर जाता है। हम फिर यहाँ पे इस तरह डेट ले लेते हैं कि यहाँ से पूरी की पूरी डेट हम लोग डेटाबेस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमको पता होता है कि ये डेट का ऑप्शन और डेट इस फॉर्मेट में आ रही है। लेकिन हम लोग जब टेक्स्ट बॉक्स यूज़र को डेट लिखने के लिए, डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दे दे, तो यूज़र कोई किसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिख ले, कोई किसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखता है, तो एंड ऑफ द डे हमारे पास डेटाबेस में डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा जो हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग अपने पास से यूज़र को ये डेट का ऑप्शन दे देते हैं ताकि यहाँ से वो अपनी डेट ऑफ बर्थ या कोई भी हम लोग डेट इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ से वो डेट चूज़ कर सकता है। ठीक है, डेट के लिए डेटाबेस में एक ही काइंड का फॉर्मेट आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डेट एंड टाइम एक साथ भी आ सकता है, तो लिखते हैं डेट टाइम ये है डेट एंड टाइम लोकल। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करके ये देखें हमारे पास यहाँ पे डेट भी आ रही है और साथ में टाइम भी आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि डेट एंड टाइम एक साथ भी आ सकती है। HTML में वो टाइप भी मौजूद है फॉर्म के अंदर कि हम लोग डेट एंड टाइम एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास रेंज का स्लाइडर आता है। जैसे एक वॉल्यूम है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है, उसी तरह हमारे पास HTML में भी हम लोगों को ऑप्शन मौजूद है कि हम लोग उस तरह का स्लाइडर ले सकते हैं यूज़र को देने के यूज़र, ताकि उस स्लाइडर से यूज़र अपनी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सके स्लाइडर से। तो ये देखिए ये स्लाइडर है
और इसकी वैल्यू होती है। इसके अंदर 2 वैल्यू और ऐड होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक मिन वैल्यू होती है, मिन में हम 0 लिख देते हैं, और मैक्स में मैं 255 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू 128 कर देता हूँ, ठीक है। और ये स्लाइडर की वैल्यू हो गई, और ये स्लाइडर की वो कम ज़्यादा करने की वैल्यू हो गई, और ये इसकी टोटल वैल्यू है। यानी इसमें टोटल 128 बिट हैं, और हम लोग इसके ज़रिए ये 0 to 255 के ज़रिए ये जो है ना वो इसको डिवाइड करने हैं। तो एक्चुअल वैल्यू ये है, यहाँ से कम ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास है लेबल, ठीक है। तो लेबल के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसको चेंज करके मैं टेक्स्ट की फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट की फील्ड अगर मैं बना देता हूँ तो यहाँ पे मैं लेबल लगा सकता हूँ, लेबल के साथ मैं यहाँ पे वो लेबल इनपुट का आईडी लिखूँगा, जो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ नीचे भी। तो यहाँ पे मैं आईडी लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू नेम, और यही यहाँ पे मैंने आईडी लिख दूँगा यू नेम। तो बेसिकली इसका होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ तो दोनों सूरत में ये हमारी इनपुट की फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये फील्ड आ गई है, ठीक है। लेकिन इनपुट का अभी हम लोगों ने टेक्स्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, ठीक है। नेम स्पेस ज़्यादा होगी, स्पेस, ठीक है। ये नेम सेव करता हूँ, और जैसे मैं इधर लिखूँगा ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो भी ये आ रहा है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी ये फील्ड सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। इसने बेसिकली ये लेबल जो हम लोगों ने लेबल का जो ये फार का एट्रीब्यूट है, ये फार का एट्रीब्यूट इसके ज़रिए हम लोगों ने ये फील्ड को ये लेबल के साथ अटैच कर दिया है। अब ये दोनों एक ही मतलब काम कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ, ये यूज़र नेम के ऊपर भी यहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो भी ये फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी ये फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ तो ये फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ करें तो सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ कर रहे ये सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अभी इसकी अटैचमेंट ख़त्म कर दी है, तो इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रही। तो मैं फिर से उसका नाम उसके साथ अटैच कर देता हूँ, उसकी आईडी उधर लिख देता हूँ ताकि वो अटैच हो जाए, ठीक है। तो अभी हमने दोबारा अटैच लगा दिया है, तो अब ये फिर वही काम करने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर का टैग भी मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके बता देता हूँ। इसी फील्ड के अंदर प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे आप, ठीक है। सेव करता हूँ। इसी फील्ड के अंदर ये देखें अभी प्लेस होल्डर टेक्स्ट शो होना शुरू हो गया है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट ये यहाँ पे अगर ये फील्ड एम्प्टी होगी तो यहाँ पे प्लेस होल्डर टेक्स्ट शो होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे ये देखें ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट गायब हो जाता है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि यूज़र को गाइड करे कि यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है, क्यों वो तो साथ में लेबल भी बता सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात यूज़र गलती फिर भी कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर क्लिक करेगा, जैसे ही वो फील्ड के ऊपर आएगा तो फील्ड के ऊपर लिखने से पहले उसको मालूम हो जाएगा फील्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मैंने इधर यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लेस होल्डर टेक्स्ट कहते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास दूसरा, इसके बाद हमारे पास क्या था, प्लेस होल्डर के बाद हमारे पास आता है साइज़ का क्या मतलब होता है कि हम लोग ये फील्ड का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कि हम इस फील्ड को कितना दिखाना चाहते हैं, यहाँ तक दिखाना चाहते हैं, यहाँ तक दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ को हम लोग साइज़ के एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
साइज़ के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका साइज़ देते हैं, नंबर में देते हैं, ठीक है। 20 दूंगा, ठीक है। 20 देने से क्या होएगा, ये साइज़ बड़ा होएगा। छोटा करके दिखाता हूँ, 10 कर देता हूँ, ठीक है। 10 करूँगा, ये देखें अभी छोटा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ से इस तरह से हम लोग इसका साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि साइज़ कम या करना है, ज़्यादा करना है, इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर हम लोग डिज़ाइनिंग तो इसमें CSS में करते हैं, लेकिन ये एक समझ लें कि एक किस्म का मैप है कि हम लोग एक साइट की मैपिंग कर रहे हैं, और मैप के बाद हम लोग उसके ऊपर पिलर्स वगैरह ये चीज़ें खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसकी जितनी डिज़ाइनिंग सारी होती है और स्टाइलिंग जितनी होती है वो हम सब CSS में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप, मेरा मकसद सिर्फ आपको HTML और का बेसिक और ये टैग्स वगैरह पढ़ाना है कि HTML में क्या क्या चीज़ किस किस काम के लिए यूज़ होती है, ताकि बाद में हम लोग जब ये चीज़ें यूज़ कर रहे हों तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या चीज़ है और हमने क्यों यूज़ की है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास लेजेंड का टैग आता है। उसका मकसद ये होता है कि इस पूरे फार्म को या कोई भी और हमारे पास टेक्स्ट या कोई ऐसी चीज़ या पैराग्राफ लिखा हुआ है तो हम उसको एक बॉक्स के अंदर रैप कर सकते हैं और उसको हम लोग इसकी मदद से फील्ड सेट की टैग की मदद से करते हैं, ठीक है। फील्ड सेट के टैग की मदद से करते हैं। तो देखते हैं फील्ड सेट का टैग यूज़ कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे फील्ड सेट का टैग लिखता हूँ पहले, कैप्स लॉक फील्ड सेट के टैग, और यहाँ पे मैं ये जितना हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है ना, ये मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। Ctrl X करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl V कर देता हूँ, ठीक है। ये फील्ड सेट के अंदर आ गया ये डाटा। मैं आपको दिखा दूँ कि ये बॉक्स कैसा सा बॉक्स बनता है। तो ये देखिए, ये ऐसा एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स आता है, लेकिन अभी एक दूसरा इसके साथ एक दूसरा टैग है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं कि ये बॉक्स किस चीज़ का है और क्या मकसद के लिए ये बॉक्स बनाया हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने क्या कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो आपको दूसरा टैग यूज़ करके बता देता हूँ। तो दूसरा टैग है हमारे पास इसके लिए, उसका नाम है लेजेंड का टैग है, ठीक है। लेजेंड के टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों ने जो हम लोग इस बॉक्स का नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML फार्म, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और आप देखिए यहाँ पे इसका बॉक्स का नाम आ गया HTML फार्म है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स के अंदर HTML फार्म है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, उसको हम लोग सेपरेटर लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो क्योंकि टैग का नाम HR से होता है, तो अगर हम लोगों ने एक सेपरेटर लाइन बनानी हो अपने पेज के अंदर, तो उसके लिए हम लोग HR का टैग यूज़ करते हैं। HR लिखेंगे तो उसकी एक सेपरेटर लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं ये सेपरेटर इसके फॉर्म के नीचे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये लाइन बन गई, ठीक है। 2 लाइन बन गई है क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने लगाई हुई है, ठीक है, तो नीचे भी लगाई हुई है। तो ये देखें, ये जो नीचे एक लाइन आपको बारीक सी नज़र आ रही है, ये HR टैग की वजह से आई है। तो HR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिंपल HR लिखें तो इस तरह की लाइन डिस्प्ले हो जाती है। सिंपल HR लिखने से ये लाइन डिस्प्ले हो जाती है। तो इसको हम लोग सेपरेटर लाइन भी बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल HTML की ज़ुबान में बोलें तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेक्शन को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ये इस पूरे फार्म का एक छोटा सा अभी फार्म बना के दिखाता हूँ कि मतलब हम लोग अगर फार्म यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम किस तरह का एक फार्म बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, फील्ड सेट को रहने देता हूँ, लेजेंड को रहने देता हूँ, और फार्म के टैग के अंदर हम लोग अपना फार्म लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले
ई लेके मैं इसमें अभी सबसे पहले लेबल ले लूँगा, लेबल। और इधर मैं यूज़र नेम लेना चाहता हूँ सबसे पहले यूज़र का, तो मैं लिखूँगा यू नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़र नेम ले लूँगा, ठीक है। और नीचे मैं इसकी इनपुट भी ले लूँगा, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था। इनपुट टाइप में मैं टेक्स्ट ही रखूँगा, टाइप में मैं टेक्स्ट रखता हूँ। और यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी में मैं यू नेम लिखूँगा, क्योंकि ऊपर मैंने यू नेम लिखा हुआ, यू नेम। और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी देना चाहता हूँ, प्लेस होल्डर भी देना चाहता हूँ, प्लेस होल्डर भी हो गया। और इसके बाद मैं अभी इसके अंदर लिखूँगा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम हो गया। तो यूज़र नेम ये जो फील्ड होती हैं, ये एक रिक्वायर फील्ड होती है कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसको लिखने के बिना आगे इस फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। जैसे ही वो इसको सबमिट करने के लिए कोई सेंड का बटन दबाए तो वहाँ पे उसको मैसेज डिस्प्ले हो के ये रिक्वायर्ड फील्ड है और आपको इसको फिल करना लाजमी है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा कि ये फील्ड रिक्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे पी वर्ड लिख देता हूँ, इसकी आईडी पी वर्ड। और यहाँ पे मैं टाइप में पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड। और यहाँ पे भी मैं उसकी आईडी पी वर्ड कर देता हूँ, पी वर्ड। प्लेस होल्डर में मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। और इसको भी मैं रिक्वायर रखना चाहता हूँ कि ये चाहिए ही चाहिए मुझे, यूज़र नेम और पासवर्ड तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरी फील्ड क्या लेना चाहता हूँ, ईमेल लेना चाहता हूँ। ईमेल के लिए मैं क्या करता हूँ, ईमेल में यहाँ पे आईडी में ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल। और यहाँ पे भी मैं ईमेल लिखूँगा, आईडी में ईमेल लोअर केस में लिखूँगा। और ठीक है, यहाँ पे भी मैं लोअर केस में लिखूँगा। और यहाँ पे भी मैं उसको प्लेस होल्डर में लिखता हूँ पुट कैप्स लॉक कैपिटल में, पुट योर ईमेल एड्रेस। और इसको मैं रिक्वायर नहीं रखता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन में मैं क्या करूँगा, बटन दे दूँगा, एक छोटा सा बटन दे देता हूँ सबमिट के लिए ये फॉर्म। तो इसके लिए मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ, पी। और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप में सबमिट कर दूँगा, सबमिट करूँगा। और इसकी वैल्यू में मैं सेंड लिखूँगा। सेंड ये वो टेक्स्ट है जो हम लोग बटन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। बाय द वे इस चीज़ का ये वैल्यू के अंदर जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो बटन के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। और ये देखिए हमारी तीनों फील्ड बन के आ चुकी हैं, लेकिन हमने ये टेक्स्ट चेंज नहीं किया। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे, पासवर्ड। और यहाँ पे ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कॉलन डाल देते हैं तीनों पे। और मैं सेव करता हूँ। अब ये देखें हमारी तीनों फील्ड आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं
इसका नाम ये लिखने के बिना सेंड करता हूँ तो ये क्या बोलता है, फील्ड प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। वो इसको बोल रहा है कि इसके बिना नहीं काम चलेगा, फिल आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई नाम लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि अब मैं आपको दिखा सकूँ। तो देखिए अभी पासवर्ड की फील्ड रिक्वायर की हुई है, तो वो बोल रहा है कि यार फिल दिस फील्ड, क्योंकि ये पासवर्ड भी हम लोगों ने रिक्वायर रखा हुआ था, इसलिए वो हम लोगों को बोल रहा है कि फिल, इसको भी फिल करना पड़ेगा आपको, इसके बिना आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको भी मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो ईमेल हम लोगों ने रिक्वायर नहीं रखा हुआ, लेकिन हम लोग इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन ये फिर भी चला जाएगा, ठीक है। इसने अभी हम बटन को सेंड करने से हमको वो एरर मैसेज ईमेल के ऊपर नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने इसको रिक्वायर नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आप इस तरह आपको समझ लग गई होगी कि रिक्वायर्ड जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।